बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी और ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटे, पेज नंबर 116 है। उन्होंने कहा जी कि क्रिस्टल ऑफ साल्ट फ्रैक्चर इजीली बट मेटल्स आर डीफॉर्म्ड अंडर स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चरिंग, एक्सप्लेन डिफरेंस। आपने डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो डिफरेंस देख लेते हैं। ये आयोनिक क्रिस्टल है, यहां पे हमने आयोनिक क्रिस्टल के लिए बात की, और ये मेटेलिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल अगर आप देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मिले हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के मिलने की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में है। अगर आप क्या करते हैं, आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, लेट्स से बाय हैमरिंग, आपने हैमरिंग की, तो इस लेयर पे आपने हैमरिंग की, तो हुआ क्या कि ये लेयर स्लिप कर गई आगे, और इससे पीछे वाला जो नेगेटिव आयन था वो इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। अगर आप देखें तो अपर लेयर को मैंने एक पॉइंट आगे स्किप कर दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैंने बना दिया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज की जगह इससे पीछे वाला जो नेगेटिव था वो आ गया। अब अगर आप देखें तो लाइक चार्जेस एक दूसरे के सामने आ गए हैं, तो होगा क्या, फिर यहाँ से क्रिस्टल ब्रेक कर जाएगी, और इसका मतलब कि अंडर एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस जो आयनिक क्रिस्टल हैं ये क्या करती हैं, ब्रेक कर जाती हैं, ब्रिटल हैं इसलिए। जबकि दूसरी तरफ हम अगर मेटेलिक सॉलिड्स को देखें तो इन केस ऑफ मेटेलिक सॉलिड, लेट्स से कि आपने यहाँ पे हैमरिंग की, और हैमरिंग करने से क्रिस्टल ब्रेक नहीं हुई लेकिन डीफॉर्म ज़रूर हो गई। तो इसकी क्या रीज़न है? अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो केटाइन है, और केटाइन को सराउंड किया हुआ है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ने। ठीक है, इसका मतलब कि इस केटाइन को ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इससे पीछे, इसके आगे वाले काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन्फ्लुएंस में ये आए। आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से ये जो लेयर थी थोड़ी आगे चली गई, थोड़ी डीफॉर्म ज़रूर हुई, लेकिन नेगेटिव चार्जेस की अट्रैक्शन ने इस लेयर को ब्रेक होने नहीं दिया। हाँ, लेयर डी शेप जो थी वो ज़रूर हो गई। तो इट मीन्स कि अगर हम क्या करें, जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं इन पे फोर्स अप्लाई करें, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन की वजह से केटाइंस डिस्प्लेस ज़रूर होते हैं, लेकिन क्रिस्टल ब्रेकडाउन नहीं होती इन केस ऑफ मेटल। जबकि आयनिक क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो आयनिक क्रिस्टल को अगर कोई फोर्स अप्लाई करें, स्ट्रेस अप्लाई करें, तो लाइक लेयर्स एक दूसरे के सामने आ जाएंगी, और एक लाइक लेयर्स के एक दूसरे के सामने आने की वजह से क्रिस्टल जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ये बड़े क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मैंने ड्यूरिंग आयनिक क्रिस्टल बताया भी था NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए कि नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडिंग नेगेटिव आयंस या नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस सराउंडिंग पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद वो कहते हैं जी कि नेक्स्ट आपने क्या बताना है कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटाइन इन NaCl। NaCl के केस में जो केटाइन है यानी कि Na का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दैट इज़ 6। ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस किया था। सीजियम क्लोराइड के केस में आपने केटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। सीजियम अगर आप देखें तो पहला ग्रुप अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट ग्रुप आपके पास क्या है, सोडियम, सीजियम। सीजियम फर्स्ट ग्रुप के लास्ट में आता है, और हमें पता है कि साइज डाउनवर्ड क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब सीजियम का साइज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज साइज़ है, बड़ा साइज़ है। तो होता क्या है कि साइज़ बड़ा होने की वजह से इसको ज़्यादा जो नेगेटिव आयन है वो सराउंड कर सकते हैं, इसलिए सीजियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 होता है। ठीक है, सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है इन सीजियम क्लोराइड।
तो इसके जो दोनों का डिफरेंस है वो रीज़न यही है कि सोडियम का साइज़ स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू सीजियम क्लोराइड, इसलिए सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है, कम है। नेक्स्ट देखेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 11, गिव एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट, मैक्रोमॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और इसके अलावा व्हाट आर दी फैक्टर्स विच डिटरमिन वेदर ईच ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉलिड विल डिसॉल्व इन वाटर और नॉट। सबसे पहले तो आपने एग्जांपल बतानी है। आयनिक सॉलिड की एग्जांपल क्या है, NaCl है, ठीक है। इसी तरह KCl है। मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल क्या है, ड्राई आइस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम क्या करें, फ्रीज़ कर दें, ड्राई आइस कहलाती है। इसी तरह शुगर है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की एग्जांपल। इस तरह आगे चलें अगर तो कोवलेंट मैक्रोमॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स क्या थे, जो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड से बनेंगे। और मैक्रोमॉलिक्यूलर सॉलिड में आपके पास जाइंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिसमें कार्बन है, डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ठीक है। ये सारे जाइंट स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इनके पार्टिकल्स को कंबाइन रखती हैं। आयनिक सॉलिड्स के केस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। इसी तरह नेक्स्ट हमने जो था वो कोवलेंट सॉलिड के केस में डिस्कस किया कि कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो कि डाइपोल भी हो सकती हैं या वेंडरवाल फोर्सेस भी हो सकती हैं, LDF वगैरह। क्वेश्चन नंबर 11 भी बेटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें से जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम के लिए, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखें तो वो कहते हैं जी कि सोडियम इज सॉफ्टर देन कॉपर बट बोथ आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सोडियम कॉपर से जो है वो सॉफ्टर है, लेकिन दोनों अच्छे कंडक्टर है। रीज़न क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम जो है उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि Na हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर हैज़ 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसके पास B वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, कॉपर के पास B वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन कॉपर के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से कॉपर की जो क्रिस्टल है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। मेटेलिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे किसमें, कॉपर में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कॉपर के केस में जो मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करता है, मेटेलिक बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर के केस में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कॉपर जो है वो लेस सॉफ्टर है। सोडियम जो है वो सॉफ्ट है ज़्यादा एज़ कंपेयर टू कॉपर, लेकिन दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे अमल करेंगे। तो दोनों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों क्या हैं, कंडक्टर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। डायमंड इज़ हार्ड एंड एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। डायमंड क्या है, हार्ड भी है और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर भी है। क्यों, बड़ा गौर से सुनिएगा। डायमंड अगर हम देखें तो ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। इसमें कार्बन ने अपने चारों जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं विद अदर 4 कार्बन एटम्स। इसका मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड्स का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है और थ्रू आउट द क्रिस्टल जो है वो स्प्रेड होता है ड्यू टू दी sp3 ओवरलैपिंग। ये सारी बातें मैं लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, सिर्फ रिवीजन हो रही है। अब डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ओबियसली कंडक्शन भी नहीं होगी। तो आपने बता देना है हार्ड इसलिए है क्योंकि sp3 ओवरलैपिंग की वजह से
कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन कार्बन के, और ये कोवलेंट नेटवर्क पूरे क्रिस्टल में 3 डायमेंशनली एक्सटेंड करता है। तो इसलिए डायमंड जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा हार्ड स्ट्रक्चर है इसका। इतना हार्ड है कि हम डायमंड को जो बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल्स हैं उन्हें कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा कंडक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो बेटे डिफरेंट स्ट्रक्चर इनके क्यों है? क्वेश्चन नंबर 12 का 3 पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने ड्यूरिंग लेक्चर आपको बताया भी था NaCl वाले टॉपिक से पहले, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले, कि जो स्ट्रक्चर है ऑफ एनी जो है वो आयनिक सॉलिड, ये डिपेंड करता है, ये बेटे डिपेंड करेगा रेडियस रेशो पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिपेंड्स अपॉन रेडियस रेशो। और रेडियस रेशो मैंने आपको बताई भी थी कि रेडियस रेशो क्या है। ये बेटे आपके पास रेडियस ऑफ केटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस रेशो इक्वल टू रेडियस ऑफ केटाइन बाय रेडियस ऑफ केटाइन। चले मैं केटाइन को रेड से लिख देता हूँ ताकि हमें दोनों में डिफरेंस पता रहे, और रेडियस ऑफ एनाइन यानी कि इन दोनों की रेडियस जो रेशो है, किसी भी क्रिस्टल आयनिक सॉलिड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो रेडियस रेशो पे डिपेंड करता है। अब 2 क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की उन्होंने, एक आपके पास NaCl है और दूसरा सीजियम क्लोराइड है। तो दोनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl के लिए Na पॉजिटिव का जो रेडियस है दैट इज़ 95 पिकोमीटर, और जो क्लोरीन है इसका क्लोराइड आयन का रेडियस है जी आपके पास 181 पिकोमीटर। अगर आप रेडियस रेशो लेते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा जी, रेडियस रेशो इक्वल टू रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव बाय रेडियस ऑफ क्लोरीन नेगेटिव, यानी कि 95 बाई 181। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास 0.525 के करीब आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड के लिए अगर हम बात करें तो सीजियम पॉजिटिव आयन का स्ट्रक्चर जो रेडियस है दैट इज़ 343 पिकोमीटर, जबकि क्लोराइड आयन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता है कितना 181 पिकोमीटर। तो अगर आप इनका रेडियस रेशो मालूम करेंगे तो R सीजियम पॉजिटिव बाय R क्लोरीन नेगेटिव, तो 343 डिवाइडेड बाय क्लोराइड आयन। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके पास 0.9 के करीब इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो दोनों की रेडियस रेशो डिफरेंट है, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट इज़ द मेन रीज़न कि दोनों के स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट क्यों हैं। आपके ऊपर एक छोटा सा जो है वो असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, आपने ये मालूम करना है कि NaCl का स्ट्रक्चर कौन सा होगा और सीजियम क्लोराइड जो है इसका स्ट्रक्चर यानी कि ज्योमेट्री जो है वो कौन सी होगी। शायद NaCl की ज्योमेट्री आपने पढ़ी हुई है, सीजियम क्लोराइड की ज्योमेट्री भी उसी टॉपिक में लिखी हुई है, आप इसे गौर से ज़रा एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आयोडीन डिजोल्व रेडिली इन टेट्राक्लोरोमीथेन, कि टेट्राक्लोरोमीथेन में आयोडीन रेडिली डिजोल्व हो जाती है। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, 2014 में ये पेपर में आया भी हुआ है। आयोडीन मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है लाइक डिजोल्व लाइक। तो आयोडीन नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगी, इसीलिए आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन में ही डिजोल्व होती है, क्योंकि टेट्राक्लोरोमीथेन इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। फार्मूला अगर आप इसका लिखना चाहें टेट्राक्लोरोमीथेन का तो CCl4, यानी कि कार्बन क्लोराइड और क्लोरीन के साथ आप छोटा सा 4 लिखेंगे, CCl4 इसका फार्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स आर फार लेस देन दोज ऑफ लिक्विड्स,
कि सॉलिड्स के वेपर प्रेशर लिक्विड से कम है क्यों? इसका आंसर बेटे आप खुद भी बता सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड्स के दरमियान आप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का कंपैरिजन करें। सॉलिड्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं और लिक्विड्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन सॉलिड्स के मुकाबले में वीक होती हैं। तो कंपैरेटिवली लिक्विड्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो वीक हैं, इसलिए लिक्विड्स जो हैं इनमें वेपर फॉर्मेशन जो है वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। नेक्स्ट देखेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 6, अमॉर्फस सॉलिड्स लाइक ग्लास इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। आप इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। दो तरह से हम इसका आंसर जो है वो बता सकते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड, लेट्स से आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट करना है। ये हमने ड्यूरिंग लेक्चर भी पढ़ा था। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करेंगे और मेल्ट जब कर देंगे तो मेल्ट के बाद अगर आप रैपिड कूलिंग कर देंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्टिकल को टाइम नहीं मिलेगा कि वो वापस अरेंज हो सकें और फ़ौरन जो है वो इन्हें फ्रीज़ करने से वो एक अनअरेंज्ड वे में ही फ्रीज़ हो जाएंगे और अनअरेंज वे होगा यानी कि अरेंजमेंट नहीं है तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गए? अमॉर्फस में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास बेटे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड हैं। आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट किया, हीट करके मेल्ट कर दिया, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को आपने डिस्टर्ब कर दिया। अब अगर आप क्रिस्टलाइन मेल्टेड जो फॉर्म में है अगर आप इन्हें स्लोली कूल करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वापस अपनी अरेंजमेंट गेन करेंगे और सॉलिड फॉर्म में आने से पहले दोबारा से पार्टिकल्स ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाएंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन मेल्ट करने के बाद अगर आप रैपिड कूलिंग कर देंगे और पार्टिकल्स को टाइम नहीं देंगे कि वो अरेंज हो सकें तो इसका मतलब कि मेल्ट करने के बाद फ़ौरन आपने कूलिंग कर दी, सॉलिड्स में कन्वर्ट तो कर दिया लेकिन पार्टिकल्स को टाइम नहीं मिला अरेंज होने के लिए, तो अब अनअरेंज पार्टिकल हैं तो ये अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो आपने रैपिड कूलिंग की, इसलिए भी आप इन्हें सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। मोर ओवर ग्लास की अगर हम बात करें तो ग्लास जो है इसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि कहीं ना कहीं ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड्स की तरह फ्लो भी करते हैं। अगर कभी आप अपने घर की विंडो को ज़रा गौर से देखें तो जो इसका बॉटम होगा वो थोड़ा सा थिक होगा एज़ कम्पेयर टू टॉप। क्यों? क्योंकि ग्लास के जो पार्टिकल हैं कहीं ना कहीं उनमें फ्लो या फ्लूइडिटी मौजूद है और अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो दिन के टाइम पे तो पार्टिकल फ्लो करके ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड आते रहते हैं। तो खैर इस वजह से भी इन्हें आप सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल इज इटसेल्फ एन एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। के क्लीवेज एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, हमने टॉपिक में भी इससे डिस्कस किया था कि डायरेक्शन चेंज करने से जो क्लीवेज प्लेन है वो चेंज हो जाते हैं। तो इट मीन्स के क्लीवेज क्या है? एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, द क्रिस्टल शोइंग आइसोमॉर्फिज्म मोस्टली हैव द सेम एटॉमिक रेशो। आइसोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक रीड करें, उसमें बताएगा कि वो क्रिस्टल जिनकी एटॉमिक रेशो सेम है उनमें आइसोमॉर्फिज्म पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज शोन बाय एलिमेंट हैविंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड बाय कंपाउंड हैविंग पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलता है या इसकी सेंस सेम है क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट से कि पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी दोनों क्या हैं? एक ही क्रिस्टल का एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाना, ये जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म है, और एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाना ये क्या है? एलोट्रोपी है। एलिमेंटल प्रॉपर्टी एलोट्रोपी और जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आयंस की भी हो सकती है। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्वेश्चन देख लें, दी ट्रांजिशन टेम्परेचर इज शोन बाय द एलिमेंट हैविंग। तो बेटा ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर की एग्जांपल्स में देखिएगा आपको सल्फ़र की एग्जांपल मिलेगी, आपको कार्बन की एग्जांपल मिलेगी ग्रेफाइट और डायमंड के लिहाज से, इसी तरह आपको कंपाउंड्स की एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। वन ऑफ द यूनिट सेल एंगल्स ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल इज़ 120।
तो ये आपने जब 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था उसमें हेक्सागोनल जो क्रिस्टल था उसमें जो थी वो 2 लेंथ्स इक्वल थी, तीसरी लेंथ इक्वल नहीं थी, और जो 2 लेंथ्स इक्वल थी इनके दरमियान जो एंगल था दैट वाज 120 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे जी, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मेटल्स वाले पोर्शन में मेटल्स की कंडक्शन में हमने डायग्राम की हेल्प से सीखा था कि अगर आप मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल के जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन या उनकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने में मुश्किल होगी, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे, इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स ऑफ मेटल्स ओनली 74% स्पेस इज ऑक्युपाइड। बिल्कुल ठीक कहा, हमने लास्ट लेक्चर में मेटल्स की पैकिंग देखी थी। आपने मेटल्स को शेक किया तो मेटल्स ने अपने आप को खुद से अरेंज किया। 11 बॉल हमें दिखाई दिए थे बॉक्स में, वो जो पैकिंग थी वो क्लोजेस्ट पैकिंग थी, लेकिन उस पैकिंग में भी फ्री स्पेसेस मौजूद थी, और वो टोटल जो फ्री स्पेसेस होती हैं वो ओवरऑल वॉल्यूम का जो है वो 74% जो है 26% जो है वो फ्री स्पेस होती है, 74% स्पेस जो है वो ऑक्युपाइड होती है। अगर मैं डायग्राम की मदद से देखूं तो लेट्स से कि दीज आर मेटल केटाइंस या मेटल एटम्स आप कह दें। तो अगर मैं मेटल एटम्स को अरेंज करूं क्लोजेस्ट पैकिंग में तो इन डिप्रेशंस में मेटल एटम्स आएंगे। तो अगर आप देखें तो अभी भी फ्री स्पेसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये जो फ्री स्पेसेस हैं ये ओवरऑल जो मेटल ने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, इस वॉल्यूम का 26% जो है वो फ्री होता है और 74% जो है वो ऑक्युपाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे ज़रा, आयनिक क्रिस्टल्स। अच्छा बेटा ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 9 हमने डिस्कस किया था ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला, ये 2014 में भी आया है, बोर्ड में 17 में भी आया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आए अब आप 12 पे, ये 2014 में 18 में रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आप हमारे हैं जी 13 पे। ये बोर्ड में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, आयनिक क्रिस्टल्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ऑब्वियसली जब सॉलिड स्टेट में आयनिक क्रिस्टल होगी तो पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। केटाइंस और एनाइंस के दरमियान केटाइन एनाइन स्ट्रॉन्गली बाइंडेड है, ये क्रिस्टल में मूव नहीं कर सकते। तो जब चार्ज मूव नहीं कर सकते तो हम कहते हैं जी कंडक्शन नहीं हो रही। तो आप बताएंगे कि जो केटाइंस और एनाइंस हैं वो स्ट्रॉन्गली बाइंडेड हैं एक दूसरे के साथ और विद इन दिस स्ट्रक्चर वो मूव नहीं कर सकते। तो जब ये मूव नहीं करेंगे तो लिहाजा फ्लो ऑफ करंट भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल। बेटा ये बोर्ड में आया हुआ है 14 में भी 15 में भी। तो इसका आंसर हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि जब आयनिक क्रिस्टल्स के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो लाइक लेयर्स एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और लाइक लेयर सामने आती हैं, क्रिस्टल वहाँ से ब्रेक हो जाती हैं। हम कहते हैं जी ये ब्रिटलनेस है। तो आयनिक क्रिस्टल ब्रिटल्स होती हैं ड्यू टू दिस रीजन। द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडिंग द नेगेटिव आयन इन आयनिक क्रिस्टल लैटिस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ 2 आयंस। तो ये आपने क्वेश्चन जो अभी 15 देखा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था 12 का, कि कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट था ड्यू टू साइज। सोडियम का साइज स्मॉलर है, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि सोडियम को सराउंड करने वाले जो आयंस हैं नेगेटिव आयन वो स्मॉलर, उनका नंबर स्मॉल है। सीजियम का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और सीजियम आयन का अगर आप साइज़ देखें तो 343 पिकोमीटर है, साइज़ ग्रेटर हो गया तो इसको सराउंड करने वाले नेगेटिव आयंस की तादाद बढ़ जाएगी, लिहाजा सीजियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इंक्रीज़ कर जाता है, वो 8 है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, ड्यू टू द साइज ऑफ द एटम नंबर ऑफ सराउंडिंग आयंस इंक्रीजेस। तो ये बेटे आपके पास एक्सरसाइज थी चैप्टर 4 की। आपने इनके जो स्टफ़ है आंसर्स का आपने यूनिक नोट से देखना है। कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की मैं आपको बता दूं, वर्ड्स के लिए स्टफ़ के लिए आप यूनिक नोट्स देखेंगे और अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाएंगे। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम अब चैप्टर
5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, पेज 118। चैप्टर नेम इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। पेपर में इसकी वेटेज मार्क्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसमें देखें तो इस चैप्टर में से आपको 2 MCQs आएंगे, दो आपको बेटे इसमें से MCQs आएंगे। इसी तरह इस चैप्टर में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इस चैप्टर में से आपको 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसी चैप्टर में से आएगा। तो 4 + 8 12 मार्क्स और 2 मार्क्स, ये 12 + 2 14 मार्क्स की इम्पोर्टेंस है पेपर के लिहाज से। तो इसका मतलब कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपने इस चैप्टर को स्टार्ट से ही अच्छे तरीके से सुनना है। अगर आपको मुश्किल आए तो आप LMS पे कमेंट कीजिए। इसके साथ साथ आपको कॉन्टैक्ट्स दे दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट पे जो है वो नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटे बात को। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहली हेडिंग अगर आप देखेंगे तो दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में बेटे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और प्रोटॉन के साथ साथ क्या है, न्यूट्रॉन है। उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर शेल्स मौजूद है और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स वाला पोर्शन है इसे आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कहते हैं और इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। अब इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल जो अभी तक हमने सीखा कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन्हीं पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हो गए, जी इसमें आपके पास बेटे प्रोटॉन आ गए, न्यूट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन आ गए। प्रोटॉन पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो क्या एटम में सिर्फ यही पार्टिकल मौजूद है? नहीं, एटम में आपने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे पढ़ा हुआ है कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। शुरू में यही समझा जाता था कि यही एटम है और एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन का आइडिया था। डाल्टन कहता था जी कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एटम क्या था, इनडिविजिबल था। लेकिन बाद की रिसर्च ने, एक्सपेरिमेंट्स ने हमारे इस आइडिया को रेडिकली चेंज कर दिया और हमने देखा कि हम एटम को इसके ना सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं बल्कि फर्दर हमें न्यूक्लियस से मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले, जिनमें हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाइजोन, मीजोन, ये सारे पार्टिकल्स मौजूद थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एटम में मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे वो मौजूद थे। लेकिन
हमारे इस चैप्टर में ये जो हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, हम सिर्फ इन्हीं को स्टडी करेंगे। हम इनकी डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये पार्टिकल डिस्कवर हुए, उसके बाद इन्हीं पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे जी, प्रोटॉन की डिस्कवरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद किन पार्टिकल इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो देखेंगे और उसके बाद न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो 5th चैप्टर का अर्ली पोर्शन है वो ये है और ये पोर्शन आप ऑलमोस्ट जूनियर क्लासेस में सीख के आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम हमारा जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है इस पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखूंगा जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस। आप इसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटे हमारे पास टॉपिक है जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिन्हें आप कैथोड रेज भी कहते हो। अब सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है जी हमारे पास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में ये 2 आपके पास क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ये लेट से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और ये बेटे आपके पास जो आपको दिखाया गया ये क्या है, वैक्यूम पंप है, VACWM वैक्यूम पंप, स्पेल याद रखिएगा। अब सबसे पहले तो मैंने डायग्राम बता दी। डायग्राम बताने का मकसद यही था कि दोबारा मुझे डायग्राम नहीं बनानी पड़े। सर विलियम क्रूक्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर प्रोसीड किया। जे पेरिन थे, उन्होंने E/m वैल्यू मालूम की चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन पे, और इसी तरह स्टोनी ने जो था वो इन रेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। इसका मतलब कि ये डिस्कवरी सिर्फ कोई एक साइंटिस्ट ने, सर विलियम क्रूक्स ने नहीं सिर्फ की, ये नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनकम्प्लीट आगे एक्सपेरिमेंट्स को फर्दर कंप्लीट करते गए या अपने नए एक्सपेरिमेंट से इंफॉर्मेशन को फर्दर ऐड करते गए। ठीक है, तो अपनी बात को स्टार्ट करूंगा कि सर विलियम क्रूक्स थे जिन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया था। विलियम क्रूक्स जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले तो कुछ अपरेटस लिया। और अपरेटस क्या था हमारे पास, मैं सबसे पहले यहाँ पर बेटे अपरेटस लिखूंगा। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसकी डायग्राम मैंने आपको दिखाई अभी बोर्ड पे। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड वर्ड्स क्या है, इलेक्ट्रो वर्ड लिया गया इलेक्ट्रॉन से, मतलब चार्ज या चार्जेस जो भी आप कहना चाहें। और ये जो वर्ड ओड है, ये वर्ड लिया गया और ओड कहते हैं हम एंड को, यानी कि चार्ज एंड। तो 2 तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड है और एक क्या है, एनोड है।
एनोड पे बेटे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपने फ़र्क ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमने कोई गैस ली जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की, या हमने वेपर्स ले लिए किसी भी सब्सटेंस के, हमने किसी भी सब्सटेंस के वेपर ले लिए जो कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर दिए। उसके बाद एक वैक्यूम पंप जो कि अटैच था विद दिस एक्स्ट्रा ट्यूब, इस ट्यूब के साथ नेक्स्ट आगे वैक्यूम पंप अटैच है। तो मैं लिख दूंगा कि अपरेटस में हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ थी वो क्या था, वैक्यूम पंप था। और वैक्यूम पंप के बाद हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सोर्स ऑफ एनर्जी, या जिसे आप बैटरी भी कह सकते हैं, सोर्स ऑफ चार्जेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसे आप नाम दे देंगे जी क्या जी, बैटरी का। ये हमारे पास ऑपरेटर्स था। और इस सारे एक्सपेरिमेंट में विलियम क्रूक्स कर क्या रहे थे, विलियम क्रूक्स इस ट्यूब में गैस फिल करके इस ट्यूब में से, यानी कि गैस में से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करवा रहे थे। तो मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा, ज़रा गौर से देख लीजिएगा, जो बच्चे शायद बेहतर समझ रहे हो मेरी बात को। कहते हैं जी कि विलियम क्रूक्स क्या कर रहे थे, वो कंडक्शन करवा रहे थे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गैसेस एट वेरी लो प्रेशर, यानी कि बड़े ही लो प्रेशर पे क्या कर रहे थे, गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे थे। या दूसरे वर्ड्स में कहूँ या आसान कह दूँ तो प्रोडक्शन करवा रहे थे वो किस चीज़ की, कैथोड रेज की, कि वो कैथोड रेज जो थे वो प्रोड्यूस करवा रहे थे। मैं इस सारी बात को बबल्स में इनक्लोज कर देता हूँ ताकि आपको ज़हन नशी रहे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ले जी, ये तो आपके पास ऑपरेटर्स आ गया। अब हम इस एक्सपेरिमेंट की वर्किंग को डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये साइड रिमूव कर रहा हूँ और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी या ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट का ये जो वर्किंग है ऑपरेटर्स के बाद, नेक्स्ट पोर्शन जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे बेटे वर्किंग, हम इसकी देखेंगे। अब वर्किंग में मैं 3 हेडिंग्स बना दूंगा और उन 3 हेडिंग्स को देखते हुए हम चलेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, के डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे जी वोल्टेज जो आपने सप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ बैटरी। और थर्ड हेडिंग हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ट्यूब में आपको क्या ऑब्जर्वेशन जो थी वो आपने ऑब्जर्व की। शुरू में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया रूम में जो प्रेशर होता है, और हमारे रूम में हमें पता है कि इस वक्त हम कितना प्रेशर जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 1 ATM। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एट 1 ATM या 760 टॉर, तो 1 ATM या 760 टॉर हमने प्रेशर रखा और वोल्टेज कितने रखे, 5000 वोल्ट। तो हमें कोई किसी किस्म की कंडक्शन या कोई भी जो था वो ग्लो या कोई भी आपको यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन हमने नहीं देखी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि नो चेंज या नो रिएक्शन, ठीक है, या नो रिजल्ट, जो भी आप लिखना चाहें। फिर हमने क्या किया, हमने प्रेशर को थोड़ा सा कम किया। एक्चुअली हमने नहीं, सर विलियम क्रूक्स ने प्रेशर को कम किया और कम करके कितना कर दिया, 0.1 टॉर। ये काफ़ी प्रेशर को जो था वो रिड्यूस कर दिया। प्रेशर रिड्यूस करने के साथ साथ वोल्टेज बढ़ा दिए
5000 से 10,000 वोल्ट जो थे वो वोल्टेज कर दिए। अब उन्होंने देखा तो दो तरह के काम जो थे वो यहाँ पे हो रहे थे, दो तरह की ऑब्जर्वेशन आ रही थी। एक तो कंडक्शन हुई, यानी कि गैस में से कंडक्शन स्टार्ट हुई, और दूसरा उन्होंने ग्लो देखा डिस्चार्ज ट्यूब में। और वो ग्लो क्या था कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी बैक साइड पे ग्लो यानी कि चमक पैदा हो रही थी, ठीक है, जो कि इतनी ज़्यादा क्लियर जो थी वो नहीं थी। तो ग्लो होना शुरू होगी बैक साइड स्क्रीन की। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को और भी बेहतर तरीके से देखने के लिए प्रेशर और भी कम कर दिया। 0.1 से 0.01 टॉर जो था वो प्रेशर कर दिया, वोल्टेज इतने रखे। अब देखा तो क्या हुआ कि प्रॉपरली कंडक्शन होना शुरू हो गई, किसकी, कैथोड रेस की, या करंट फ्लो होना शुरू हो गया गैसेस में से, और एक फाइन या ओरिजिनल ग्लो आपको दिखाई देना शुरू हो गया। ये जो बैक साइड थी ट्यूब के, यहाँ पर एक प्रॉपर ग्लो दिखाई देना शुरू हो गया, या ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो प्लेट आ रही है, आपको इनसाइड द ट्यूब प्रॉपर एक ग्लोइंग लाइट सी दिखाई देना शुरू हो गई, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो ग्लोइंग लाइट है ये ड्यू टू दी पासिंग ऑफ करंट है थ्रू दी गैसेस, ठीक है। तो ये वर्किंग थी इस एक्सपेरिमेंट की कि स्टार्ट में प्रेशर कम रखा, जो रूम प्रेशर था, वोल्टेज इतने थे, कोई चेंज नहीं आया, प्रेशर कम करते गए, वोल्टेज बढ़ाते गए, और एक स्पेसिफिक प्रेशर 0.01 टॉर जब आपने प्रेशर कर दिया वैक्यूम पंप की मदद से गैस को निकाल के, तो इतने वोल्टेज पे आपने देखा कि कंडक्शन होना शुरू हो गई और ग्लो भी दिखाई देना शुरू हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो कंडक्ट होना शुरू हो गई थ्रू दी गैसेस। अब हमें प्रेशर हम क्यों कम कर रहे हैं इसका भी आइडिया होना चाहिए। प्रेशर इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि इस नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स ने आना है और पास करके यहाँ तक आना है। अब अगर प्रेशर ज़्यादा है इनसाइड द ट्यूब, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लेकिन रास्ते में मौजूद मॉलिक्यूल से टकराते हैं और आगे नहीं जा पाते। हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे मौजूद मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन को कम करते हैं, पॉपुलेशन कम करते हैं, मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट कम होती है, और जब आप इनसाइड दी ट्यूब मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, मतलब गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक मूव कर पाते हैं और कंडक्शन हो पाती है, ठीक है। तो वो कहते हैं जी कि एग्जैक्ट प्रेशर आपको कितना चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एग्जैक्ट प्रेशर required inside tube depends upon length of tube and voltage, कि कितने वोल्टेज आप दे रहे हैं। ये बेटे MCQ भी आया था, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये वर्किंग है जी आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बेटे हमारा आज का लेक्चर था। आपने अपने लेक्चर नोट्स बनाने हैं, यूनिक नोट्स ज़रूर देखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटे।